वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स इन दिस सेशन। अभी तक हमने क्या देखा? एंजाइम देखा और उसका स्ट्रक्चर देखा। आज हम देखेंगे कोफैक्टर के बारे में। तो कोफैक्टर को जानने से पहले एक चीज और आप जान लें। क्या कल हमने एक चीज मिस कर दी थी? वो क्या थी आपकी? कि जो एंजाइम होता है इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका क्लासिफिकेशन? जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मल्टीपल एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि आपके जो क्लासेस हैं एंजाइम की वो कौन कौन सी हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? 6 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से और दूसरी चीज हम क्या समझ सकते हैं कि इनमें क्या होता है कि जो आपका जो रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एंजाइम को, तो यहाँ पर क्या होते हैं? 4 डिजिट होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? 4 डिजिट्स होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एंजाइम को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं कि एंजाइम कौन सा। तो क्या ध्यान में रखना है आपको कि ये 4 डिजिट का क्या होता है जब आप क्लासिफिकेशन की बात करते हो तब। एग्जाम्पल के लिए हम जैसे समझ लेते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो होता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एनएडी ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ये क्या हो गया? आपका पर्टिकुलर किसी एंजाइम का नाम हो गया। अब मैं यदि आपसे पूछती हूँ कि इसका अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन नाम बोलना है आपको, कैसे बोलेंगे आप? आप क्या कहेंगे? इसका जो ईसी नंबर होता है, EC1 होता है, ये तो आपको पता है। तो जैसे कि इसका जो आपका क्लासिफिकेशन है 1 1 1 1, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। नॉट लाइक दिस, तो थोड़ा और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 1 1। ये क्या है? आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 4 डिजिट। यदि इस तरीके से लिखा है, यदि आप अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एनोडिक ऑक्सीडोरेडक्टेज नहीं बोलना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये थोड़ा कॉमन होता है इस तरीके से, और ये जो रहता है ट्रिकी होता है। आई मीन सब लोगों को याद नहीं रहता है। तो जिसमें से यदि आप मानते हो, तो यदि आप इसको और अच्छे से डिनोट करना चाहते हो, तो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, और ये डी है। तो जिसमें से आप इस ए की यदि बात करती है, तो ये क्या है? आपकी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्लास को। बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी जो होगा वो सब क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी जो है वो कर रहा है सब सब क्लास। तरीके से आपको ध्यान में रखना है। छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो होगा इसको क्या कहेंगे आप? सब 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 क्लास। आई मीन जो आपकी जो 4 डिजिट है, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। इतना होने के बाद हम क्या कर सकते हैं? ये आपका क्या है? ये आपका एग्जाम्पल था किसका? कि आप 4 डिजिट जो होते हैं, जिसमें से ईच जो फर्स्ट डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है, थर्ड डिजिट या फोर्थ डिजिट जो है लास्ट का, वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स। तो अभी हम देख लेते हैं, क्या क्लासेस देख लेते हैं एंजाइम की, क्या देख लेते हैं? क्लासेस देख लेते हैं, जस्ट फॉर क्या कहना चाहिए इसको, रिवीजन के लिए सेंस में आप देख सकते हो। तो EC1 जो होता है, एंजाइम कन्वेंशन जो होता है, EC1 किसको रिप्रेजेंट करता है? EC1 जो होता है वो आपके ऑक्सीडो रिडक्टेज को। तो अभी हमने 1 1 लिखा था तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए ऑक्सीडो रिडक्टेज। जो EC2 नंबर है, जिसको EC2 दिया गया है, वो किसके लिए है? जी। इतने क्या कह सकते हो आप? इतने सिंपल क्वेश्चंस भी कहीं कहीं पूछे जाते हैं। तो EC2 जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसफरेज को रिप्रेजेंट करता है। किसको? ट्रांसफरेज को। एंड थर्ड EC1 EC3 नॉट 1, EC3 किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके हाइड्रोलेज। हाइड्रो
बेसिस को। हाइड्रोलाइज क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक में काम आते हैं। वहां पर आपका क्या किया जाता है, वाटर को ऐड कर करके बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है। फिर आता है आपका लाइज, क्या है आपका लाइज। देन EC5 जो होता है, EC5 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है आइसोमेरेज को, आइसोमेरेज को। और लास्ट का जो है, तो आप EC6 कहोगे, वो क्या करता है, वो है आपका क्या, लाइगेज। मैं जानती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग सब क्या है, इससे फैमिलियर जरूर होंगे। ये होते क्या है, फैमिलियर से हमारा मतलब है, क्यों फैमिलियर हो गए, बिकॉज जब आप ग्लाइकोलिसिस जो कि मोस्ट कॉमन पाथवे, तब भी आप देखते हो आइसोमरेज एंड न्यूक्लियस, इस तरीके से बहुत सारे हम एंजाइम्स, ऑक्सीडोरेक्टेज भी यूज होता है, ट्रांसफरेज भी, बहुत सारे एंजाइम जो कि क्या होते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, पार्टिसिपेट करते हैं। तो एंजाइम का कल मैंने स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से बताया था। ठीक है, हमारा बेसिक एंजाइम जो हम नॉर्मली बनाते हैं, किस तरीके से क्या होगा, आपका एंजाइम होगा। तो जिसमें से मैंने क्या बताया, आपका ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ये क्या है, एक तो पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, ये क्या है आपका एक्टिव साइट। तो ये कह सकते हो कि हाँ, इस पूरे के पूरे एंजाइम में क्या इतना पार्ट जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। कहने के लिए हम कह सकते हैं हाँ, यदि हाँ इस एक्टिव साइट में कोई म्यूटेशन होता है, तो वो एंजाइम जो है वो प्रॉपरली क्या होता है, फंक्शन नहीं कर पाएगा, या फिर कह सकते उसका फंक्शन ही डिस्टर्ब हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। और यहीं पर कल ये भी बताया था, यदि कोई इनहिबिटर है, यदि वो कंपैटिटिव बाइंड करता है, कंपैटिटिव क्या है, कंपैटिटिव इनहिबिटर है वो, तो वो भी क्या होगा, यहीं आकर बाइंड होगा, है ना। और आपके जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। आपके कोफैक्टर जो होते हैं, इनकी बाइंडिंग साइट भी कहाँ होती है, ऑलमोस्ट यहीं पर। ये जो इतना रीजन है ना, यहाँ पर जो बताया गया है, इस रीजन में आपके क्या क्या चीजें बाइंड होती हैं, ये मैटर करता है कि वो एंजाइम पर्टिकुलरली फंक्शन क्या करेगा, किस टाइप से करेगा। तो ये जो रीजन है एंजाइम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना कुछ मॉडिफिकेशन होता है इसी एक्टिव साइट में आप कर सकते हैं, तो पूरा का पूरा आपका एंजाइम का फंक्शन जो होता है चेंज हो सकता है। अब अगर आप बात करते हो, तो ये वाला जो रीजन है, ये क्या करता है फिर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, ये जो रीजन है, यहाँ पे कुछ ऐसी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगी जो क्या कर सकती है, आपके वाटर से इंटरेक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, वाटर से इंटरेक्ट कर सकती है। इस मीडियम में क्या होगा, वाटर अबंडेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं 70%, मोर देन 70% क्या होता है, वाटर जो होता है प्रेजेंट होता है। तो ये इतना जो रीजन है, ये जो रीजन होगा, इतना जो हम बता रहे हैं एक्टिव साइट वाला, ये कैसे होंगे, यहाँ पे जो ऑलमोस्ट अमाइनो एसिड्स होती है वो क्या होती है, आपकी हाइड्रोफोबिक नेचर की अमाइनो एसिड्स होंगी। और इस रीजन में जो आपकी रिमेनिंग जो अमाइनो एसिड्स है वो प्रेजेंट होती है फ्रेंड्स। अब हम बात क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे किसकी, को फैक्टर्स की बात करेंगे हम, को फैक्टर्स कि को फैक्टर क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपके को फैक्टर होते हैं, सबसे पहले तो आप जानिए, क्या जाने, आपका एंजाइम जो कल हमने देखा था, एक बार और इसको रिवाइज करते हैं, कि जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, जिसको आप क्या कहते हो, जो ये प्रोटीन वाला पार्ट है, तो क्या कहते हैं आप इसको, बोलते हो आप एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। तो फिर मैं इस को फैक्टर को क्या कह सकती हूँ, इस को फैक्टर को मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये क्या है, आपका नन प्रोटीन पार्ट है। कैसा है ये, नन प्रोटीन वाला पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ प्रोटीन तो नहीं होगा, इतना आप कह सकते हो। तो आप को फैक्टर को ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कि ये जो नन प्रोटीन पार्ट होता है, ये क्या है, आपका को फैक्टर है। और जो आपका प्रोटीन वाला पार्ट है, जिसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट, वो कौन सा पार्ट है आपका, वो पार्ट है आपका एपो एंजाइम का। और कल हमने ये भी देखा था, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को फिर आप क्या कहते हो, वो होलो एंजाइम कहते हो। क्या कहते हो इसको फ्रेंड्स, होलो एंजाइम। बहुत से स्टूडेंट्स को बस यही कंफ्यूजन रहता है कि एपो एंजाइम होलो एंजाइम होता क्या है। तो ये क्या हो गया आपका, होलो एंजाइम हो गया, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपका एंजाइम है, एपो एंजाइम, अकेला काम नहीं कर सकता। तो यस, हम कह सकते हैं कि अभी ये क्या है, इनएक्टिव है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें को फैक्टर चाहिए होता है उनके काम करने के लिए, तो कुछ ऐसे होते हैं जो कि एपो एंजाइम के फॉर्म में भी काम
कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर असिस्ट करता है, क्या कह सकते हो आप इसको, असिस्ट करता है। किस चीज के लिए असिस्ट करता है, यदि कोई एंजाइम मान लो सबस्ट्रेट से क्या हो रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, उसकी क्या थी वो, जिसका इंट्रैक्शन का जो रेट ऑफ ड्यूरेशन था वो क्या था, ठीक ठाक था। अब बाद में आपने उसको यदि कोफैक्टर भी मिल जाता है तो उसकी जो कहते हैं ना काम करने की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे, एंजाइम क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं, किसको असिस्ट करते हैं, ये सॉरी कोफैक्टर किसको असिस्ट करते हैं, एंजाइम को। कब असिस्ट करते हैं, एंजाइम को ये असिस्ट करते हैं। कहां पर, हमने कल भी देखा, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा कि कहां देखा, आपके कोफैक्टर भी कहां बाउंड होते हैं, आपके एक्टिव साइट में ही बाउंड होते हैं। यदि ये भी एक्टिव साइट में ही बाउंड होते हैं तो आप क्या कह सकते हो फ्रेंड्स, दूसरी लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हो कि हाँ इनका फंक्शन क्या है, कहीं ना कहीं आपके सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करने के लिए इनका मेन रोल होता है। तो सबस्ट्रेट से क्या करना है, एंजाइम का काम क्या है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही करना होता है ना, ये रिलीज हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, एक्टिव साइट में ही बाइंड होगा, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा कि जो ट्रांजिशन स्टेट हो जाती है ना, तो स्टेबलाइज किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं आप, स्टेबलाइजिंग कर सकता है ये ट्रांजिशन स्टेट को, सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, कितनी देर के लिए EF कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, ये किस पर डिपेंड करता है, ये भी को फैक्टर पर डिपेंड करता है आपके। अब हम देखेंगे कि जो आपके को फैक्टर्स होते हैं इनको आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, क्या को फैक्टर क्या होता है को फैक्टर। तो आप को फैक्टर को क्या कर सकते हो फ्रेंड, दो पार्ट में बता सकते हो कि पहले जो होते हैं, यदि पहले क्या हो सकते हैं आपके, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बेसिस पर इसको बता सकते हो। इनऑर्गेनिक होते हैं, अब इनऑर्गेनिक क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। दूसरे क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक होते हैं, कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं को फैक्टर। अब इनऑर्गेनिक में यदि आप बात करते हो तो इनऑर्गेनिक में ज्यादातर क्या आता है आपके, क्या आते हैं, मेटल्स आती हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल, इस तरीके से क्या हो रहा है कि एटम्स को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें आप देखें मेटल कौन कौन से और नॉन मेटल कौन से हैं। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कौन आता है आपके, नॉट इनऑर्गेनिक, फिर आता है क्या आपका ऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, मोस्ट कॉमनली कहा जाता है इनको कोएंजाइम, कोएंजाइम कहा जाता है। जो जिनका ऑर्गेनिक नेचर का होता है इनको क्या कहा जाता है, कोएंजाइम कहा जाता है फ्रेंड्स। और दो चीज इसमें क्या आप ध्यान में रख सकते हो कि क्या हो सकते हैं ये कोएंजाइम जो होते हैं, या तो क्या हो सकते हैं लूजली क्या हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं किससे, आपके एंजाइम से, मींस एपो एंजाइम से, या फिर टाइटली कोवलेंटली बाउंड भी हो सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हो आप, टाइटली एसोसिएट भी हो सकते हैं। और यदि टाइटली एसोसिएट होंगे तो फिर यहाँ पर बॉन्डिंग जो होगा वो बॉन्ड कौन सा काम करेगा आपका, कोवलेंट बॉन्ड जो होंगे वो काम करेंगे। क्योंकि देखेंगे कि कौन से एंजाइम है जो कि लूजली एसोसिएट होते हैं और कौन से जो होते हैं वो टाइटली एसोसिएटेड होते हैं, वो भी हम देखेंगे जस्ट थोड़ी ही देर में। आपको इतना पहले थोड़ा सा दिमाग में आ जाए कि होगा क्या, कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्या, और हाँ एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, यदि आप टाइटली एसोसिएशन करवा रहे हो इसका मतलब है कि जरूर कोई ना कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैच होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो अटैच होंगे, जैसे कि आपके FAD, FMN, इस तरीके से क्या होते हैं, इनको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है फ्रेंड्स। अब हम सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक की कह लेते हैं। और इनऑर्गेनिक में हमने क्या बोला था आपको कि मेटल्स जो होती हैं वो आपकी एज अ को फैक्टर क्या करने वाली है, काम करने वाली है मेटल्स। और ज्यादातर क्या करते हैं, एक्टिवेटर का काम करते हैं। क्या ध्यान में रखना है आपको, ज्यादातर क्या करने वाले हैं, एक्टिवेटर का काम करते हैं। आपने जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में प्रमोटर का स्ट्रक्चर देखा होगा तो आप देखते हो फ्रेंड्स कि आपका एक्टिवेटर आकर बाइंड हो रहा है, आपका रिप्रेसर आकर बाइंड हो रहा है। तो जो एक्टिवेटर जो ज्यादातर बाउंड होते हैं आकर के, अब उनकी बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है आपका, ये क्या होते हैं, एक्टिवेटर कहा जाता है इनको।
जैसे मोस्ट कॉमन में भी देखा जाता है, तो कैसे होते हैं ये? डाईवैलेंट होते हैं। कैसे होते हैं ये? डाईवैलेंट। कैटायन होते हैं। दूसरी बात क्या होते हैं? कैटायन होते हैं। अब कैटायन क्या होता है? कैटायन मीन्स जिन पे क्या हो, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं बोल रही हूँ डाईवैलेंट, तो कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे यहाँ पर? 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। मोनोवैलेंट में क्या होता है? मोनोवैलेंट में क्या होता है? मोनोवैलेंट में होता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपको कैटायन और एनायन में पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज एग्जाम्पल जो होते हैं वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में यही से फॉर्म होना है। जैसे कि आपका मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम आयन, ये आयन से सारे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैग्नीशियम आयन क्या करता है? किन किन एंजाइम्स के लिए को फैक्टर की तरह काम कर लेता है? तो फ्रेंड्स, आपने क्या सुना होंगे? काइनेज सुना होगा। काइनेज इज अ एंजाइम जो कि क्या करता है? फॉस्फेट को ऐड करता है। फिर आपने न्यूक्लियस सुने होंगे। न्यूक्लियस को भी आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हो, एक होते हैं आपके एक्सो, दूसरे होते हैं एंडो न्यूक्लियस। फिर आपके जो आपने डीएनए, आरएनए, पॉलीमरेज नाम सुना होगा। इन जिन एंजाइम्स के मैं नाम लिख रही हूँ फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना कि हाँ, इन्हीं को कोफैक्टर चाहिए मैग्नीशियम आयन। फिर आपका लाइगेज हो जाता है। फिर क्या आता है आपका? लाइगेज, जो कि सील करता है गैप्स को, ठीक है। इनको क्या चाहिए? आपका मैग्नीशियम आयन जो होता है वो एज अ कोफैक्टर चाहिए। दूसरी हम बात कर लेते हैं आयरन। ये क्या है आपका? आयरन। सब पर मैं डबल पॉजिटिव बता रही हूँ, सब पे क्या बता रही हूँ? डबल पॉजिटिव आयन से इन पे। तो जो कैटालेज होता है, कैटालेज कहाँ प्रेजेंट होता है? एक तो आपको इसकी लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अकोनिटेज जो होता है, अकोनिटेज हमने कहाँ पढ़ा है? अकोनिटेज जब आप क्या पढ़ते हो? टीसीए साइकिल पढ़ते हो, तब आप अकोनिटेज का जिक्र करते हो। इसको मूनलाइट एंजाइम की कैटेगरी में रखा जाता है। साइटोक्रोम हो गया है आपका। साइटोक्रोम कहाँ कहाँ देखने को मिलता है आपको? तो ये वो कुछ एंजाइम्स है जिनको क्या चाहिए? आयरन चाहिए एज अ को फैक्टर। और एक और होता है जिसको आप क्या कहते हो? नाइट्रोजनेज। ऐसा तो लिस्ट की कमी नहीं है एंजाइम्स की, बट जितना हम जिनसे हम फैमिलियर हैं उनको हम याद कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं जिंक। तो जिंक जो होता है, जिंक वो कहाँ कहाँ को फैक्टर की तरह काम करता है? किन किन एंजाइम्स में को फैक्टर है? कौन आ जाएगा आपका? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कैटालेज, इन दोनों को फास्टेस्ट एंजाइम की कैटेगरी में रखा जाता है। कुछ बुक्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेज को फास्टेस्ट फास्टेस्ट एंजाइम बताया गया, कुछ में कैटालेज को। तो दोनों क्या है? आपके फास्टेस्ट एंजाइम की कैटेगरी में आते हैं फ्रेंड्स। फिर आपका कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। आपको इन एंजाइम्स का नाम याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनको कौन सा को फैक्टर चाहिए काम करने के लिए। अब आपका कॉपर आता है। कॉपर, एक आपको हिंट देती हूँ, आपने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखा होगा, वहां पर आपका एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स फोर, जहां पर क्या चाहिए होता है? उसको कॉपर चाहिए होता है काम करने के लिए एज अ को फैक्टर। तो एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम, इनके एंजाइम्स के नाम लिखते हैं। तो कौन आता है आपका? ऑक्सीडेज जो होता है, कौन होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो क्या चाहिए? कॉपर एज अ को फैक्टर चाहिए। आयरन कहाँ कहाँ होता है? इसको भी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही देखते हो फ्रेंड्स। जहां जहां आयरन, कॉम्प्लेक्स वन में भी कहीं ना कहीं आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। आप समझ सकते हैं ना कि एफईएस सेंटर है इस तरीके से, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा? अलाइल ऑक्सीडेज, और जो एंजाइम होते हैं अलाइल ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज, टायरोसिनेज करके जो एंजाइम होता है, इसको भी चाहिए कॉपर। आपके एस्कॉर्बिक एसिड को चाहिए, किसको चाहिए? एस्कॉर्बिक एसिड को चाहिए। फिर यूरिक एसिड को चाहिए। यूरिक एसिड तो जानते हो ना क्या होता है? यूरिक एसिड और प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। कुछ एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स ये, तो आपको क्या करना है? इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा ध्यान में रखना है।
तो हम निकल की बात कर लेते हैं। निकल भी कभी कभार कोफैक्टर की तरह काम कर लेता है, बट एंजाइम जो है वो एक ही एंजाइम बताया गया है बुक्स में, जो कि आपका यूरिएज है। तो मुझे लगता है शायद ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि निकल ज्यादातर जगह पर कोफैक्टर की तरह काम नहीं कर रहा, कुछ एक जगह पर ही काम कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, मैग्नीज। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज तो आपने सुना ही है कई बार। मतलब कोफैक्टर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है आपका, कौन सा एंजाइम है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ये जो आपको मैं बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। चाहे आपका नेट का एग्जाम हो, गेट का हो, आईसीएआर का, आईसीएमआर का, किसी भी टाइप का एग्जाम जितने भी आपने एनटीए कंडक्ट करवा, भी जगह इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है, जो PS2 होता है, जो आप जेट स्ट्रीम पढ़ते हैं, जो कि क्या करता है, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम होता है, उसको भी मैग्नीज आयन चाहिए होता है एज अ को फैक्टर। कुछ और बाकी रह गया, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं उनको। अब आप बात कर लेते हैं किसकी, मॉलिब्डेनम। इसकी बात करते हैं मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो होता है वो कहाँ काम करता है, मॉलिब्डेनम जो होता है वो कहाँ काम करता है। तो मॉलिब्डेनम जो होता है नाइट्रोजनेज, आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा होगा, तो यहाँ पे मॉलिब्डेनम का बड़ा अच्छे से जिक्र किया जाता है। नाइट्रोजनेज हो गया है, नाइट्रेट प्रोडक्टेज है, ये दोनों ही एंजाइम कहाँ काम आते हैं आपके, नाइट्रोजन जब आप साइकिल पढ़ते हो तब वहां दोनों ही इनका जैसे जिक्र किया जाता है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है मॉलिब्डेनम। फिर सेलेनियम जो होता है, सेलेनियम जो होता है ये कहाँ काम आता है आपके, ग्लूटाथायोन। अब ये बताओ मुझे, ग्लूटाथायोन कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरोक्सीडेज। तो जो आपकी आरबीसी होती है वहां पर ग्लूटाथायोन क्या होता है, अबंडेंट होता है, और एज अ क्या काम करता है ये, एज अ ऑक्सीडेटिव जो मशीनरी होती है उसका क्या है ये, इंपॉर्टेंट एंजाइम। तो ये क्या करवाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। अब पोटेशियम आयन जो होता है, पोटेशियम आयन जो होता है, तो अभी आप देखो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में क्या रखना, जितने भी हमने देखे क्या देखे, डाइवेलेंट कैटायंस देखे, बट जो आपका पोटेशियम आयन है ये कैसा है, यहाँ पर ये कैसा है, ये मोनोवैलेंट कैटायन है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, आपके कार्बोक्सिलेज में। यहाँ पर होता है जब कार्बोक्सिलेज एंजाइम की बात करती हूँ। पायरुवेट काइनेज आपने नाम सुना होगा, पायरुवेट काइनेज, जो कि कहाँ होता है आपके ग्लाइकोलिसिस में। तो मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोगों ने यहाँ जो इनऑर्गेनिक जितने भी हमने बात करी इनऑर्गेनिक जो आयन्स हैं, उनको देख के आप बता पाएंगे कि हाँ कौन से एंजाइम को कौन सा को फैक्टर जो होता है रिक्वायर होता है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलेज जो है, प्रोटीन पार्ट जो है वो एंजाइम है, तो एंजाइम को वर्क करने के लिए एज अ को फैक्टर क्या देना चाहिए जिससे ये क्या हो सके, फंक्शनल हो सके। तो आपको क्या करना है, उन को फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चलना है फ्रेंड्स। जैसे मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ही कह लेती हूँ, क्या कहती हूँ, मैंने बोला पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज काम करता है, नो डाउट करता है, बट इसको क्या चाहिए एज अ को फैक्टर, तो क्या बोलेंगे आप, पोटेशियम कह देंगे। मैंने बोला नाइट्रोजनीज है, नाइट्रोजनीज मैंने एंजाइम का पूछ लिया। अब नाइट्रोजनीज जो होता है तो एज अ को फैक्टर कौन चाहिए, इसको एज अ को फैक्टर आपने देखा क्या, मॉलिब्डेनम चाहिए। और क्या देख सकते हो फ्रेंड्स, आपने बोला कि कॉपर कौन कौन से एंजाइम को जरूरी होता है, तो जो हमने एंजाइम्स पढ़ रहे, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी है, तो हमें पता है ना यहाँ पर क्या होता है आपका, हमें पता है कि यहाँ पर क्या होना है, जो एंजाइम्स आप जैसे निकल है, यूरीज करके एंजाइम होगी, तो ये इधर ही प्रेजेंट है, बस यूरीज को ही निकल चाहिए। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन जो होते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि आप क्या कर सके, इजिली इस चीज को अंडरस्टूड कर पाए फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में को एंजाइम्स के साथ, कि को एंजाइम क्या होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।